सो गाइस, पेड बैच में जो है जुड़ने के लिए आप सभी को पहले तो प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डियर गुरुजी ऑफिशियल। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है भाई डियर गुरुजी ऑफिशियल, आपको ये सर्च करना है। आपके सामने जो है ये वाला ऐप आ जाएगा, देख लीजिएगा डियर गुरुजी ऑफिशियल लिखा होगा, लाइव लर्न सोल्यूशन जो है लिखा होगा। ठीक है, इस पे जो लगभग जो है 4.5 का जो इस पे रेटिंग है। तो इसको आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। अपनी आईडी वाईडी बना लेंगे। आईडी बनाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा और सबसे ऊपर दिख जाएगा डियर गुरुजी आर्यन सर न्यू बैच। आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए 499 अभी दिख रहा है, जो कि आपका 15 दिसंबर तक आपका ये वैलिड रहने वाला है। एंड आफ्टर दैट आपका जो है 999 हो जाएगा। तो आपको इस पेड बैच में जुड़ने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, पे ऑनलाइन पे क्लिक करिए। एंड आफ्टर दैट आप सभी को कुछ खास नहीं करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यूपीआई कार्ड, गूगल पे, फ़ोन पे, जिसके थ्रू भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद आपका ये जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका ये आपका जो है बैच है ओपन हो जाएगा। एंड इस पर जो क्लासेस आपकी 25 नवंबर से आपकी मिलनी शुरू हो जाएंगी। डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलनी जो है, जितने भी क्लासेस है एक साथ आपको जो है देखने को 25 नवंबर से मिल जाएंगी। ओके, आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? चलिए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हो गया अब तो। चलिए, यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेसिकली जल्दी जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, फटाफट जवाब दीजिए कि 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, तो अगला नंबर क्या आएगा इसका? जवाब दीजिए। रीजनिंग की क्लास है तो रीजनिंग मैंने आपको फैक्चुअल चीज़ें पहले बता रखी हैं, तो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। जवाब देते हुए चलना आप सभी को। तो अगर हम इस 2 की बात करते हैं तो 2 कहाँ से आया है? ये 1 का क्यूब प्लस 1 करके आया है। और 9 की बात करते हैं तो ये 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 1 9 हो गया। 28 की बात करते हैं तो ये 3 का क्यूब प्लस 1 हुआ है। इसी तरह आपका 65 देखो क्या है? 4 का क्यूब प्लस 1 हुआ है। भाई 4 चौका 16 चौका 64, 1 65, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब। अगला क्या हो जाएगा सर? 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 126। बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं 126, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 60। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना है और असंगत को चुनना है। बहुत ही आसान है, इस तरह क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। CEKRIRTIC, देखें यहाँ पर एक हिंट देता हूँ, जैसे आपका ये शायद क्रिकेट बन रहा है, इसी तरह आपका ये कुछ बनेगा, ये कुछ बनेगा, ये कुछ बनेगा। सबको कुछ ना कुछ बना करके आपको असंगत का चयन करना है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर सिंपल सा फंडा लगाएंगे। यहाँ पर ये हमने बताया क्या बन रहा है? क्रिकेट बन रहा है। क्रिकेट बन रहा है ना, CRICKET, क्रिकेट बन गया। इसी तरह इसको देखो भाई, हॉकी जैसा कुछ लग रहा है ना, HOCKEY, हॉकी बन जाएगा आपका। हॉकी बन गया, चलो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह इसको देखो, TOOLF, यानी कि फुटबॉल देखिए बन जाएगा। F से फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल बन जाएगा। FOOTBALL, क्लियर है? फुटबॉल बन गया। और इसकी बात करते हैं, देखो C है, H है, S है, यानी कि चेस बन जाएगा। तो आप लोग बता सकते हो ना कि इन सब में कौन सा अलग है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, चेस में आराम से बता सकते हो। अब तो कोई डाउट भी नहीं है, चेस बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भैया क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सारे के सारे फील्ड में खेले जाते हैं, बल्कि चेस जो है फील्ड में नहीं खेला जाता है। समझ में आ गया ना? चलिए, आई होप सबको क्लियर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया बुकर पुरस्कार जो है संबंधित है, सॉरी इन चारों में आपको डिफरेंस बताना है, आपको अलग बताना है कौन सा है। बुकर, साहित्य में नोबल, मैग्सेसे और ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई बुकर के बारे में, साहित्य में नोबल के बारे में, या मैग्सेसे के बारे में, ज्ञानपीठ के बारे में, तो ये जो आपके पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके साहित्य में दिए जाते हैं। साहित्य में जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तब ये पुरस्कार दिया जाता है। जबकि मैग्सेसे जो पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे इसको बोलते हैं, ये आपका समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दोस्तों? समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका डिफरेंस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका सी क्यों कर अलग होगा, ये चीज समझ में आ गया ना सभी को? चलिए, समझ में आना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो भैया 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10, 60, 40, 240, 30, 90, 20, 120, तो यहाँ पर आपका अलग कौन सा, यानी कि डिफरेंट कौन सा, आपको ये बताना है। समझिएगा, यहाँ पर 10 और 60 यानी कि गुणा 6 हुआ है, और यहाँ पर देखा जाए 40 गुणे 6 हुआ है, यहाँ पे भी देखा जाए 20 गुणे 6 हुआ है। सिंपल है, सब में गुना 6 गुणे 6 गुणे 6 हुआ है। जबकि इसमें बात करते तो सिर्फ गुना 3 हुआ है। क्लियर है सर? तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया?
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया 63 नंबर क्वेश्चन है, एस जेड है, पी डब्ल्यू है, बी जे है, एम टी है। तो यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में अलग क्या हो जाएगा। सो सिंपल सा देखिए, हमने बोला कोड लिख लो, कोड लिखने से मतलब नंबर लिख लो अपने आप आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है 19, इसका मतलब आपका क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है बताइए, जेड का मतलब होता है 26, यानी कितने का डिफरेंस है सर आपका, 7 का डिफरेंस है। पी और डब्ल्यू में देखो भाई, पी का मतलब 16, डब्ल्यू का मतलब 23, 16 और 7 23 होता है, 7 का डिफरेंस है। एम और टी में देखो, एम का मतलब 13, टी का मतलब 20, यानी कि +7 का डिफरेंस है। समझ में आ गया ना। इसी तरह बी जेड में देखो, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब 10 होता है, यानी कि +8 का डिफरेंस है। कितने का भाई, +8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, बी जे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, नीचे शब्दों की 4 जोड़ियां दी गई है, जिनमें से 3 कुछ रूप से समान है और एक जोड़ी अलग है। कौन सी जोड़ी बाकियों से अलग है। बेसिकली यहाँ पर कुछ आपके विज्ञान की शाखाएं दी गई हैं, उनसे संबंधित विज्ञान वो दिए गए हैं। तो आपको अलग करना है, थोड़ा सा इंग्लिश है बट आप लोग कोशिश करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है भाई, थोड़ा सा कोशिश करो भाई। ऑर्निथोलॉजी बर्ड से, चिड़ियों से संबंधित है। अगर आपने रोबोट 2.0 देखा होगा तो उसमें तो इसका यूज कई बार हुआ है। माइकोलॉजी फंगी, जो आपके फंगस होते हैं उनके लिए यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी देखा जाए तो वनस्पति विज्ञान, तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वनस्पति विज्ञान नहीं, तो भाई बायोलॉजी की एक शाखा हो गई ना, तो इसलिए ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। और जबकि साइकोलॉ यहाँ पर जो दिया गया है एल जे, ये जो आपका होता है लास्ट में, ये साइकोलॉजी नहीं है, ये आपका बेसिकली शैवाल विज्ञान इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और ये शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो ये शैवालों का अध्ययन वाला हो गया। क्लियर है। और फंगी आपको पता है कवकों का अध्ययन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 65 से लेकर 67 तक यहाँ पर दिया गया है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली बात तो शायद सब कुछ दे ही दिया गया है। प्रारंभ में लड़कियों का क्रम निम्नवत है। तो यहाँ पर कह रहा है 5 लड़कियां एक गोले के केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है। सुमन, लता और आशा के बीच में, सुमन, लता और आशा के बीच में है, लता और आशा के बीच में सुमन है, चलो ठीक है। उसके बाद ममता लता के दाहिने है। प्रारंभ में लड़कियों का क्रम ये दिया गया है, बाद में आपको इस तरह से बिठाना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको कह रहा है, तो चौथी लड़की कौन सी होगी। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद लगाने की कोशिश कीजिए, फिर आप लोग, मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पर मुझे पता है कि एक फिगर तो आपको दिया ही गया है, ये सुमन, लता, आशा सब कुछ दिया गया। अब यहाँ पर कुछ चेंज करके 65 का जवाब देना है। यदि सुमन और ममता अपना स्थान बदल लें, देखिए फिगर यहाँ पर समझिएगा क्या है। यहाँ पर ये आपका ये फिगर पूरा बना हुआ है, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर एक फिगर बना है, और यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक चीज़ पता है क्या, कि भाई सुमन, और ये सब कुछ बना हुआ है, सुमन और ममता अपना स्थान बदल लें। तो देखो यहाँ पर कौन थी, सुमन थी, यहाँ पर कौन आ जाएगी, अब ममता आ जाएगी। समझिएगा, यहाँ पर ममता आ गई, और यहाँ पर जो ममता है इसके स्थान पे सुमन आ जाएगी। क्लियर है। और सब कुछ तो वैसे ही रहेगा ना। और रजनी की बाई और चौथी, मतलब और सब तो वैसे ही, यहाँ पर लता है, यहाँ पर लता को रहने दो। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर रजनी है, तो यहाँ पर रजनी को रहने दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आशा है, तो यहाँ पर आशा को रहने दो। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर तो आपका क्लियर हो गया ना, यहाँ का क्या करना था। अब कह रहा है कि रजनी की बाईं और चौथी लड़की कौन सी होगी। रजनी की बाईं और चौथी लड़की, देखो रजनी यहाँ पर है, इसके बायां देखो, जब भी केंद्र की ओर मुख किया जाता है तो बायां का मतलब ये देखो, ये वाला बायां होता है, ये दायां होता है। तो रजनी की बाईं और चौथी, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन आ रहा है सर आपका, आशा आ रहा है ना। तो ममता क्यों जवाब, सुमन क्यों जवाब दिया जा रहा है। रजनी की बाईं ओर पूछा जा रहा है, तो बायां का मतलब ये होता है, तो दायां हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो सुमन बता रहे हैं। बायां की बात करते इधर आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि आशा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बताइए सर, सभी को क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्यों करेक्ट होगा, क्लियर है सभी को। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह यहाँ पर 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि यदि रजनी एवं आशा अपना स्थान बदल ले तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। समझिएगा, रजनी और आशा अपना स्थान बदल ले। तो यहाँ पर मैं फिगर आप सबके लिए फटाक से बना देता हूँ। ये आपका फिगर है, तो ये क्या है आपका सम, तो ये रहा फिगर, सुमन, आशा, रजनी, ममता, लता, ये आपका प्रारंभिक फिगर है। अब इस फिगर को देख करके आपको बताना है, यदि रजनी और आशा अपना स्थान बदल लें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अब तो इस फिगर देख करके जवाब दे सकते हो ना, बहुत ही आसान सा कर दिया मैंने आपके लिए, फटाक से जवाब दिए सभी लोग।
तो अब इस फिगर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करना है, देखिए रजनी और आशा अपना स्थान बदल लेती हैं। रजनी और आशा अपना स्थान बदल रही हैं, यानी कि जो फिगर बनेगा आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर रजनी आ जाएगी, यहाँ पर आशा आ जाएगी, यहाँ पर ममता ही रहेगी, यहाँ पर लता हो जाएगी, और यहाँ पर आपका जो ऐसे यानी कि सुमन है वो तो ऐसी रहेगी। तो पहला कथन देखिए कह रहा है आशा लता और रजनी के बीच में होगी। आशा जो है क्या लता और रजनी के बीच में है? नहीं है ना। रजनी और लता के बीच में तो, रजनी और लता के बीच में तो भाई ऐसे यानी कि सुमन है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए यहाँ पर क्या है कि आशा लता के बाईं ओर दूसरी होगी। चलिए, आशा जो है लता के बाईं ओर दूसरी होगी। आशा लता के बाईं ओर, देखो लता का बाईं ओर दूसरा है क्या? लता के भाई बाईं ओर कह रहा है, फिर आप लोग उल्टा कर रहे हो सर। लता का बायां नहीं होगा, ये तो लता का दायां हो गया ना, पहला दूसरा। तो आशा लता के दाईं ओर थोड़े ना भाई, तो क्यों गलती कर रहे हो? अगला देखो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद सी वाला देखो, ममता सुमन और रजनी के बीच में होगी। ममता देखो सुमन व रजनी के बीच में होगी, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया ना, तीनों कथन आपके गलत है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया ना? चलिए, ये चीज करना था यहाँ पर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है यदि पांचवी लड़की रजनी है तो आशा के बाएं कौन सी खड़ी है? तो समझिएगा, यहाँ पर भी फिगर बना देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर फिगर आपके सामने है, आशा सुमन, यहाँ पर लता होगी, यहाँ पर ममता होगी, यहाँ पर रजनी होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि पांचवी लड़की रजनी है तो आशा के बाएं कौन सी खड़ी है? पांचवी लड़की जो है रजनी है, समझिएगा पांचवी लड़की कौन है? रजनी है, तो आशा के बाएं कौन सी खड़ी होगी? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा, इसमें कुछ पूछा नहीं गया है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लड़की रजनी है तो आशा के बाएं, तो हमने बताया ना कि भाई बाएं का मतलब क्या होता है, यही होता है बाया, बाया यही तो चलता है ना। तो आशा के बाएं कौन है? आपकी रजनी है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रजनी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स वाई से बलवान है और वाई जेड से बलवान है। पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है। क्यू जेड से बलवान है, बताइए कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है? इस तरह क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या। देखिए, एक्स वाई से बलवान है, एक्स वाई से बलवान है, तो एक्स जो हो गया ये बड़ा हो गया वाई से। बड़ा लगा दो, कुछ भी कर सकते हो। वाई जो है जेड से बलवान है, वाई जो है बड़ा हो गया जेड से। पी जो है क्यू से बलवान है, चलो ठीक है, पी जो है क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमजोर है, यानी कि वाई से नीचे ही रहेंगे लोग। क्यू जो है जेड से बलवान है, क्यू जो है बलवान है जेड से, यानी कि ये अब देखा जाए क्यू जो है बलवान है किससे? जेड से। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो आपका फिगर किस तरह से बनेगा, समझिएगा। आपका बनेगा फिगर आपका पहले एक्स फिर वाई। अब देखो मुझे पता है कि वाई से कमजोर है कौन सा? आपका पी। पी कमजोर है ना, तो इसके बाद एक्स के बाद वाई आएगा, उसके बाद आपका कौन आएगा? पी आएगा। पी के बाद कौन आएगा सर? आपका क्यू आएगा। पी के बाद देखिए क्यू है, क्यू के बाद कौन है? आपका जेड है। तो आपका एक्स वाई पी क्यू जेड, यही तो फिगर बनेगा ना। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कौन आ रहा है? जेड आ रहा है ना, क्योंकि भैया जेड जो है क्यू से भी कम बलवान है। तो यहाँ पर सबसे कमजोर कौन हो जाएगा? लास्ट में कौन है? जेड है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे बलवान कौन हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बीच में कौन है? पी है। तो इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वें स्थान पर है तथा बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 17वां स्थान तथा बाईं ओर से 18वां स्थान ले लेती हैं, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? बताइए सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो कह रहा है, देखो लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वें और बाईं ओर से 10वें स्थान पे है। देखो सावित्री हो गई और यहाँ पर सरला हो गई, समझ में आ गया ना? अब देखो सावित्री और सरला मैंने उल्टा लिख दिया वैसे, क्योंकि यहाँ पर दाएं और बाएं उल्टा लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से, सावित्री दाईं ओर से कौन से स्थान पर है भाई? सावित्री जो है दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। और सरला जो है बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। कौन है? सरला। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 17वें स्थान तथा बाईं ओर से 18वें स्थान पे आ जाती है। तो भाई अगर ये लोग अपना स्थान बदल लें, यानी कि ये जो है सावित्री के स्थान पे सरला आ गई और यहाँ पे आ गई सावित्री आ गई। क्लियर है? तो अगर ऐसा सावित्री आ गई तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तो सावित्री जो है दाईं ओर से, सावित्री दाईं ओर से कौन से स्थान पे आ जाती है? 17वें स्थान पे आ जाती है।
और ये आपके 18वें स्थान पे आ जाती है। तो दोनों में से कोई भी आप लेकर के लगा सकते हो, कुछ नहीं करना है। जैसे ये प्लेस मुझे पता चल गया, ये बाएं से 10वां है, दाएं से 17 है, तो 10 प्लस 17 माइनस 1 कर दो, तब भी आपका 26 आएगा। या चाहो तो इसको भी लेकर लगा सकते हो, 9 प्लस 18 प्लस माइनस 1 कर दो, तब भी आपका 26 आएगा। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन लेकर लगाओ, आपका आंसर कितना आएगा, 26 ही आएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर होगा। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोड है, LOAD, लोड का कोड MPBE है और ड्राइव का कोड ये दिया गया है, तो शब्द लैडर को आप कैसे कोडबद्ध करेंगे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, LOAD है, लोड है ना, और MPBE है। देखा जाए तो LMOPABDE, यानी कि +1 +1 +1 हुआ है। वही यहाँ पर भी देखिए हुआ है, DERSIJVWEF +1 +1 हुआ है, तो यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। LMABDEDEEF और आर, यस, तो MBEEFS, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ +1 +1 +1 करना था इसमें। क्लियर है सभी को? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प अंक का सही विकल्प का चयन करना है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, मैंने आपको बता रखा है इसमें कैसे क्या करना होता है। आपका जो जवाब है आपके सामने होगा। समझिएगा, एक हिंट, छोटा सा हिंट समझिएगा। 12 18 3 है ना, तो 12 और 3 को लो, 12/3 करो, कितना आएगा सर आपका? 4 आ जाएगा। 12/3 क्या, कितना आ गया? 4 आ गया। और जो ऊपर वाला नंबर 18, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 72 आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह इस वाले को देखो, 16 भागे कितना करना है? 4 करना है। कितना आ जाएगा? 4 चौका 16, और 4 गुणे 32 कर दो, तो कितना हो जाएगा सर? 32 चौका 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, 128 आ जाएगा। क्लियर है? वही सेम चीज यहाँ भी करना है कि 14 भागे x करेंगे, तो जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 24 से। तो गुणे कितना कर देंगे? 24 कर देना है, तो बराबर कितना आ रहा है? 112 आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे कटेगा आपका। आपका देखा जाए तो यहाँ पर कटेगा, ये कट जाएगा आपका। 24 और 12 है, 24 या 3 चौका 12, 3 त्रिक का 9, 1 10, यानी कि 24 तो कटेगा नहीं। यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो ये आपका 14 है, तो यहाँ पर ये है। 7 से काट के देखिए, 7 दूनी 14, 7 एकदम 7, 7 छक्का 42, कट जाएगा ना आपका। 2 अठे 16 हो जाएगा, तो 2 अठे 16 हो गया। तो और 8 से कटेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा सर आपका? 3 आएगा आंसर। 8 3 24, समझ में आ गया ना? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। यहाँ पर लुप्त अंक आप सभी को ज्ञात करना है। इन चारों में आपको लुप्त अंक ज्ञात करना है, और इस तरह का शायद यही सेम क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो आप लोग यहाँ पर गलती तो नहीं करोगे। इसका जवाब फटाफट सभी लोग देते हुए चलेंगे। देखो इस क्वेश्चन में किया क्या गया है भाई। 915 है, और यहाँ पर देखा जाए तो कितना आपका 364 है। अगर इसको एक साथ ले लो, 915, और इसमें से घटा दो 364। कितना घटा दो? 364। कितना आ जाएगा सर? 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 6 गया आपका, 5 से 4 गया 11 से 6 गया आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है सर? 9 में से 3, सॉरी 8 में 3 गया, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया सर? 551 आ गया। क्लियर है? वही सेम चीज यहाँ भी किया गया है। 543, इसमें से घटा दिया गया 789, मतलब जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले घटाएंगे। तो 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, और 7 में से 5 गया 2, तो 246 देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, 246। वही सेम चीज हमको लास्ट वाले में करना है। तो भाई कितना है सर? 800, कितना हो जाएगा सर आपका? 863 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे कितने को? 241 को, 241 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 2, 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 622 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है 622, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस और नो कमेंट करके बता दीजिए यस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए आपके सामने, वह आरेख चुनना है जो नीचे दिए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। ईंट है, मकान है, पुल है।
ईंट है, मकान है और पुल है, तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर अगर इसको ईंट मान ले, सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको ईंट मान ले तो ईंट से आपका मकान भी बनता है, ईंट से आपका पुल भी बनता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 है। भैया यदि हरे का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी और नारंगी का अर्थ हरा हो तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। मतलब ये क्वेश्चन आपको सिर्फ फ्री में दिया जाता है 1 नंबर देने के लिए, कि भैया 1 नंबर सब पा जाए, कोई भैया माइनस में ना जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो भैया स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है, मुझे पता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। और नीले का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या है आपका, नारंगी है ना सर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, नारंगी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि सभी चूहे बिल्लियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए सर। एक ही आपको फिगर बनाना है, उससे आपको जवाब देना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे देखिए, सभी आपके चूहे हो गई और ये आपके क्या हो गए, बिल्लियां हो गए, ये आपकी बिल्ली हो गए। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर मुझे आपको वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जो मैंने आपको पहले बता रखा है, आउट से इन, इन से आउट वाला। समझ में आ गया ना? तो सभी बिल्लियां चूहे हैं तो भैया गलत है। बाहर से अंदर, माफ कीजिएगा भाई क्या हो रहा है, बाहर से अंदर जाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा, आउट से इन में सभी वाला नहीं होता है करेक्ट। इसी तरह कुछ चूहे बिल्लियां नहीं है। देखो जब पॉजिटिव कथन है तो ये निगेटिव कथन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि कुछ बिल्लियां चूहे हैं। अब देखो आउट से इन में आ रहे हैं, आउट से इन में, तो कुछ बिल्लियां चूहे हो सकती हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और डी की बात करते हैं तो कोई बिल्ली चूहा नहीं है, तो यहाँ पर भी आला कथन हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आई होप सबको क्लियर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है और आयत रोजगार में लगे हुए को दर्शाता है और वृत्त डॉक्टरों को दर्शाता है। तो माफ कीजिएगा थोड़ी सी इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी। तो भाई यहाँ पर क्या है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज महिलाओं को दर्शाता है, आयत रोजगार में लगे हुए को दर्शाता है और वृत्त डॉक्टरों को दर्शाता है। तो उस आकृति का क्षेत्र का पता लगाइए जिसमें उन महिला डॉक्टरों को दर्शाया गया है जो बेरोजगार हैं। महिला डॉक्टरों को दर्शाया गया जो बेरोजगार हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार ये सारे क्वेश्चन इस तरह के करवा चुका हूं। तो आई होप इसका क्वेश्चन आपको जवाब पता ही होगा या कर ले जाएंगे। तो भैया क्या कह रहा है समझिएगा, कि उन महिला डॉक्टरों को दर्शाया जाए जो बेरोजगार हैं। अब देखो मुझे पता है त्रिभुज महिलाओं को दर्शा रहा है, आयत रोजगार को दर्शा रहा है और वृत्त डॉक्टरों को दर्शा रहा है। यानी कि हमको महिला भी चाहिए, त्रिभुज भी चाहिए और डॉक्टर भी चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं चाहिए। तो रोजगार में आपका 6 है, 3 है, 4 है और आपका ये है, कट गया ना। एक देखा जाए तो ये भी बेरोजगार में रोजगार में आ जाएगा और 9 देखा जाए सिर्फ महिला में आएगा। और 7 की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर देखा जाए 2 और 7 में 2 भी आपका खत्म हो जाएगा, 2 भी आपका खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 8 भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आंसर तो आपका 7 आना चाहिए ना। यहाँ पर कह रहा है महिला डॉक्टर जो बेरोजगार हैं, तो भाई महिला आपका त्रिभुज, डॉक्टर आपका वृत्त के अंदर में है, तो आपका 7 नंबर आएगा ना सर। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट होना चाहिए ना। ये चीज समझिए, 8 तो जो है वो सिर्फ डॉक्टरों को ही दर्शाएगा, लेकिन 7 जो है महिला डॉक्टर को दर्शाएगा। तो क्लियर है? तो आपका ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? तो सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? चलो आई होप सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग रिपीट करके पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा कि भाई 76 नंबर कहाँ गया, ये हो गया 77। कि चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू के पिता हैं, तो वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर जो जो कह रहा है वैसे वैसे करते हुए चलना है। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं। तो चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह जो है मेरी पुत्री की, यानी कि चंदू की पुत्री। तो चंदू की पुत्री हो गई, क्लियर हो गया। चंदू की पुत्री के भाई, इसके भाई के दादा। अब इसके दादा का मतलब क्या हो गया भाई, इसके दादा की अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, अब पुत्री का भाई यानी कि ये भाई बहन हो गए। अब इसके भी पिता, जो चंदू के पिता होंगे, ये इस भाई के क्या होंगे, आपके दादा होंगे। समझिएगा, मैं आपको इसे जनरेशन गैप दिखा रहा हूँ कि दादा की इकलौती बहू,
इकलौती बहू यानी कि भाई चंदू की पत्नी, इनकी इकलौती बहू हो जाएगी चंदू की पत्नी। भाई इनकी बहू यानी कि चंदू की पत्नी हो जाएगी। इकलौती बहू के पिता हैं, भाई इसके पिता यानी कि क्या हो जाएगा, चंदू से इसके पिता जो होंगे चंदू के ससुर से होंगे ना, तो वह व्यक्ति जो है चंदू से किस प्रकार संबंधित है, तो ससुर ही तो कहलाएगा ना सर, समझिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मैंने ऐसे आपको मतलब क्या बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी जैसी बता दी है, बट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया हो करना क्या था, समझ में आ गया ना। तो आपका ससुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आर तथा डी भाई हैं, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यू के पिता हैं, तो ए के चाचा कौन है, बताइए सर। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, आर तथा डी भाई हैं, आर और डी भाई हो गए, भाई है यानी कि दोनों प्लस हो जाएगा, कोई भाई बहन की बात नहीं है। क्यू आर की बहन है, क्यू जो है आर की बहन है, यानी कि डी की बहन होगी तो क्यू आर की बहन हो गई, चलो ठीक है। ए जो है एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, डी की पुत्री कौन है, एफ है, चलिए ठीक है माइनस लगा दिया। और ए इसका भाई है यानी कि ए इसका भाई हो गया। उसके बाद एफ डी की पुत्री है, एफ जो है यहाँ पर क्लियर हो गया, तो एफ डी की पुत्री है, एफ का भाई है। एम जो है क्यू के पिता है, एम जो है देखो क्यू के पिता है, क्यू के पिता कौन हो गए भाई आपके, एम हो गए, यानी कि प्लस लग गया, क्लियर है। तो भैया ए के चाचा कौन है, तो भाई ए के चाचा की बात करते हैं, तो ए के चाचा कौन हो जाएंगे, आर हो जाएंगे ना, क्योंकि भैया ए के पिता कौन है, डी है, डी के भाई आर है, तो ए के चाचा कौन हो जाएंगे, आर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्या होगा सर आपका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एम तो दादा की श्रेणी में आ गए ना सर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर, ए के चाचा कौन हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगर आपको क्लियर है तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है शायद, कि भैया बी से दक्षिण पश्चिम 5 किलोमीटर पर ए है तथा सी से दक्षिण पूर्व 5 किलोमीटर पर बी है, तो यदि सी से उत्तर 3 किलोमीटर पर डी है तो तब डी है। जवाब देते हुए कोशिश करते हुए चलेंगे, कॉपी पेन साथ में रखेंगे जिससे आपका जो आंसर है फटाफट आता रहे। पहले तो भैया इसमें फिगर बना लेंगे, आपका फिगर से बहुत आसान हो जाएगा। देखो फिगर बना लेते हैं, आपको पता है ये आपका क्या है, पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है, समझिएगा। बी से दक्षिण पश्चिम 5 किलोमीटर पर ए है। अब मान लेते हैं बी को बेस बनाया ना, तो यहाँ पर बी को रख देते हैं। बी से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर कौन है सर, ए है 5 किलोमीटर पर, क्लियर है। फिर कह रहा है कि सी से दक्षिण पूर्व 5 किलोमीटर पर कौन है सर आपका, दक्षिण पूर्व, यानी कि इसकी बात हो रहा है, दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है ना। सी से दक्षिण पूर्व 5 किलोमीटर पर बी। अब सी देखो कहाँ पर है, अब समझिएगा, सी यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे तो सभी सी से दक्षिण पूर्व यही तो आएगा ना। अब ऐसे बना दोगे तो उल्टा हो जाता ना, तो यहाँ पर ये जो फिगर आपका ऐसे बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर ये हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सी से उत्तर में 3 किलोमीटर ऊपर आपका कौन है, डी है। उत्तर मतलब ये ऊपर होता है, सी से उत्तर कौन है आपका, डी है, क्लियर हो गया। तो भैया ए से डी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर सॉरी ए से उत्तर पूर्व में कौन है, तो डी का किधर है, तो ए से किधर है, देखिए ये ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर है ना, तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से उत्तर में आपका डी हो जाएगा। तो समझ में आ गया यहाँ पर जो सी आंसर है कैसे करेक्ट होगा, क्लियर है, समझ में आ गया ना क्या करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको क्लियर हो गया है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, बताइए कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन आपके फ्री में आते हैं आपको नंबर देने के लिए। यहाँ पर क्या करना है भाई, देखा जाए तो यहाँ पर ये कंप्लीट है, यहाँ पर ये अधूरा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें ऊपर वाइज नहीं देखना, नीचे वाइज देखना। अगर ये आपका इस तरह से है तो अगला देखिए आपका इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है। और इस तरह से होने का मतलब क्या है, आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से आए हैं, मंदिर जाना चाहते हैं। दाहिनी ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाता है, सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर जाता है, तो ज्ञात करें मंदिर किस दिशा में। बहुत ही आसान है, शायद ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए भाई 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते पहले बना लो जिससे आपका क्वेश्चन आपका और आसान हो जाए। अब देखो दिशा ही है बट 4 रास्तों की दिशा में हमने बना दिया है। तो मुझे पता है ये क्या होता है, पूरब, ये होता है पश्चिम। पूरब भैया आपका ये है, पश्चिम आपका ये है। अभी आपका देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, ये आपका उत्तर है
और ये आपका दक्षिण है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया ना? अब देखो क्या कह रहा है कि आप दक्षिण की ओर से आए हैं, मतलब मैं इधर से आया हूं तो ये रास्ता भैया हो गया ब्लॉक, इधर रास्ते से हमको कोई मतलब नहीं है, तो दक्षिण आंसर तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आया ना? उसके बाद मंदिर जाना चाहते हैं हम लोग, और दक्षिण की दाहिनी ओर का मार्ग। अब देखो इधर से जो दाहिना होगा क्या होगा? दाहिना भाई ऊपर देख रहे हैं तो दाहिना क्या होगा? ये होगा ना। तो दाहिना ओर का जो मार्ग है आपको कहाँ ले जाता है? कॉफी हाउस से दूर ले जाता है, यानी कि कॉफी हाउस से दूर का मतलब कॉफी हाउस आपका इधर होगा। कॉफी हाउस आपका किधर होगा? पश्चिम की ओर होगा ना। दूर ले जाएंगे मतलब क्या है? कॉफी हाउस पश्चिम की ओर हो गया। और यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि भैया सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की। ये देखो भैया कहाँ जाता है? ये भैया आपका कॉफी हाउस, ये आपका कॉलेज। तो ये जो बचा हुआ मार्ग पूरब वाला है ये किधर जाएगा? कहाँ जाएगा सर? मंदिर की ओर जाएगा ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। क्लियर है? तो पूर्व यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या कहना चाहता था? चलिए आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है कि भैया निम्न उक्ति के अक्षरों को प्रयुक्त करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? एक वर्ड को कितनी बार भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर आपका ये दिया गया है, आपको बताना है कौन सा शब्द आपका नहीं बना सकता है। अकोमोडेशन इज पेरिश। तो देखिए कि यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक वर्ड का प्रयोग आप कितनी बार भी कर सकते हो, इसका भी छूट दिया गया, यानी कि आपको ऐसे वर्ड चुनने हैं जिसमें आपका कुछ वो सेम चीज हो ही ना। देखिए उक्त अक्षरों को प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? देखिए पहला है MANDATE। तो भाई M है, A है, N है, D है, A है, T है, E है। MANDATE तो है भाई, आपका A तो बनाया जा सकता है। अगला देखो ध्यान से, S है, S यहाँ पर है, E भी है, M भी है, A भी है, N भी है, T भी है, I भी है, C भी है, सब कुछ है। क्रिएशन में भी देखा जाए तो CRET सब कुछ है। लेकिन अगर हम D की बात करते हैं, देखिए D वाला देखो, D में आपका यहाँ पर एक दिया गया H, H दिया गया है ना। H क्या यहाँ पर कहीं भी है? नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका D है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? डबल पी से नहीं मतलब है सर, आपको यहाँ पर लिखा गया है कि एक वर्ड कितनी बार भी प्रयोग कर सकते हो, तो डबल पी से नहीं मतलब, आप पी का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एच जो है वो आपका नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ लोग डबल पी सोच रहे होंगे बट यहाँ पर एच की वजह से इसको टिक किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि एक्ने ACNE को ये कोड दिया जाता है तो बॉयल को क्या कोड दिया जाएगा? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक्ने का कोड ये दिया गया है, तो बताइए बॉयल का कोड क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं आपको अगर ट्रिक बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्ने है, ए का मतलब 3 लिखा है, सी का मतलब 7 लिखा है, और एन का मतलब आपका 29 लिखा हुआ है, और ई का मतलब लिखा गया आपका 11। समझ में आइएगा। अब ए का मतलब क्या होता है समझिए। ए का कोड कितना होता है? 1। सी का कोड कितना होता है? 3। एन का कोड कितना होता है? 14। और ई का कोड कितना होता है? 5 होता है, माफ कीजिएगा। तो 1 गुणे 2 करके प्लस 1 कर दो, यानी कि जो अंक है उसका दुगुना करके 1 कर दो। कितना? 1 दुग के 2 1 3 आ जाएगा। क्लियर है? 3 दूनी 6 1 7 आ गया, 14 दूनी 28 1 29 आ गया, 5 दूनी 10 1 11 आ गया। समझ में आ गया? जो नंबर्स हैं उनका दुगना करके 1 जोड़ देना है, वही सेम चीज हम लोग कर देंगे भैया बॉयल में। बॉयल मतलब 2, ओ का मतलब आपका 15, और आई का मतलब आपका 9, और एल का मतलब आपका 12। क्लियर है? तो 2 दूनी 4 1 5, 15 दूनी 30 1 31, 9 दूनी 18 1 19, और यहाँ पर 12 दूनी 24 1 25 आ जाएगा। तो 5 31 19 25, ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्या करना था क्या नहीं करना था? क्लियर है सभी को? चलिए आई होप सबको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है आपका ये, और प्लस और मतलब सबका अर्थ दिया गया है, तो आपको इसका गणना करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से हल कर लेते हैं भाई। देख लेते हैं यहाँ पर जो कह रहा है 64 है, माइनस है ना। तो माइनस का मतलब क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा। माइनस का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर देखा जाए तो प्लस का अर्थ, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, तो भागे 4 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ देखिए गुणा है, तो गुणे क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। गुणे का अर्थ क्या है सर? आपका प्लस है, तो प्लस आपका 9 हो जाएगा। तो 64 भागे 4 करो तो 16 चौका 64, गुणे 8 प्लस 9, तो 16 8 कितना हो जाएगा? 128, और प्लस 9 करेंगे तो 9 8 17, यानी कि 137 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तो तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी?
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है, मैं आपको समझाता हूँ इसमें। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो कि 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, यानी कि एक चीज समझ में आ गया कि लड़कों का 3/4 किसके बराबर है, 15 के, यानी कि लड़कों की संख्या यक्स मान लें, तो यक्स का 3/4 किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो भैया 3×5 = 15 और 5×4 = 20, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी आ गई आपको, 20 आ गई। ये भैया बॉयज का जो नंबर आ गया कितना आ गया, 20 आ गया। ये चीज क्लियर है सभी को, एक एक पॉइंट करते हुए चलेंगे यहाँ पर। फिर कह रहा था कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। अब जो लड़कों की कुल संख्या ये जो 20 है, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या की कितनी है, 2/3 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या का मतलब क्या होता है भाई, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या को वाई मान लेते हैं, तो इनका कितना है सर, आपका 2/3 है। समझ में आया ना भाई, विद्यार्थी का मतलब क्या हो गया, लड़का प्लस लड़की, तो हम लड़का को एक्स मान ही थे, लड़कियों को कितना मान लिए, वाई मान लिए, तो इनका जो 2/3 है ये कुल लड़कों की संख्या के बराबर है। समझ में आ गया ना। तो इसको हल करो तो 2×20, 2 से काटा 10 बार गया, और 3 से इस 10 में गुणा करो 30 आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा आपका, 3×30 आ जाएगा। अब समझिएगा अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का मान कितना आपका 20 है, तो यहाँ पर 20 रख दो, तो 20 + y बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ से अगर इसको हल करके y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर 30 में से 20 घटा दो तो 10 आ जाएगा, और y हमने क्या माना था, लड़कियों को माना था, तो यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। बताइए सर, क्लियर है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो रिपीट में कर सकता हूँ। क्लियर है सभी को, चलिए सभी को क्लियर है, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर देंगे अगर आपको क्लियर हो गया हो तो। चलिए बहुत अच्छी बात है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया एक अनानास की कीमत 7 रुपये है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है। मोहन इन फलों पर 38 रुपये खर्च करता है, तो मोहन द्वारा खरीदे गए अनानासों की संख्या क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन मेथड से लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा, अगर आप वैसे लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट ऑप्शन मेथड से आप यूज कीजिए। कैसे आएगा, क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ, ऑप्शन मेथड कैसे लगेगा, बहुत ही आसान है ये। देखिए भाई, अनानास की कीमत कितनी है, 7 रुपये है, तरबूज की कीमत कितनी है, 5 रुपये है। मोहन कुल मिलाकर के 38 रुपये खर्च करता है, तो खरीदे गए अनानासों की संख्या कितनी है। समझिएगा, खरीदे गए अनानासों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब समझिएगा यहाँ पर अनानास की कीमत कितनी है, 7 रुपये है, और तरबूज की कीमत कितनी है, 5 रुपये है। तो अब समझिएगा अनानास हम मान लेते हैं कितनी खरीदा उसने, 2 खरीदा, पहला ऑप्शन उठाओ 2 खरीदा। तो यहाँ पर जब भी ना दिया गया हो, यहाँ पर अगर जब भी ना दिया गया हो कि कुल कितने अनानास खरीदे या कुल कितने क्या खरीदे, तरबूज खरीदे, तो समझिएगा यहाँ पर एक चीज तो क्लियर नहीं किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना तो अनानास की कीमत चलो ठीक है, तरबूज की कीमत दी गई है, यहाँ पर कुल फलों की जो संख्या है वो मिसिंग है। अगर कुल फलों की संख्या हमको क्लियर होता कि भाई कुल फल कितने हैं, तो आप यहाँ से आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, बट यहाँ पर देखा जाए तो कुल फलों की संख्या तो मिसिंग हो गई है, 4 और 2। अगर हमें पता होता कुल फल कितने हैं तो हम लोग ऑप्शन से लगा सकते थे। माफ कीजिएगा, मैंने इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। यहाँ पर जो है कुल फलों की संख्या अगर दी गई होती तो आराम से आंसर जो है आ जाता। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका कैलेंडर का है। देखिए 3 दिसंबर 2010 को अगर रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एक लाइन में या एक सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। 3 दिसंबर 2010 को क्या था आपका, रविवार था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था, बताइए सर। 3 दिसंबर दिया गया है, 2010 दिया गया, तो मुझे पता है 2010 से हम लोग जा रहे हैं किसमें, 2011 में। कितने लीप ईयर होंगे, एक भी लीप ईयर नहीं है, यानी कि कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे आपके, एक एक्स्ट्रा दिन होंगे, एक एक्स्ट्रा दिन होगा ना। अगर एक एक्स्ट्रा डेज है तो रविवार से एक दिन हम लोग आगे बढ़ जाए, सॉरी यहाँ पर माफ कीजिएगा, 3 जनवरी जाना है, 3 दिसंबर नहीं जाना है, तो 3 दिसंबर से 3 जनवरी जाना है ना, यानी कि एक महीना आगे बढ़ रहे हैं। एक महीना आगे बढ़ने में देखा जाए तो दिसंबर आपका 31 का महीना होता है ना, तो कुल कितने दिन एक्स्ट्रा जा रहे हैं हम लोग, 31 दिन एक्स्ट्रा जा रहे हैं। 31 दिनों में आपके कुल कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, 7 से भाग दो 31 को, 7 चौका 28, यानी कि 11 में से हट गया 3, 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। तो रविवार में हम लोग 3 को ऐड कर देंगे, तो रविवार प्लस 3 करो कितना आ जाएगा बताइए। रविवार में प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, रविवार में अगर 3 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, सोमवार या बुधवार, बताइए सर। एक दिन जोड़ेंगे सोमवार, 2 दिन जोड़ेंगे मंगलवार, 3 दिन जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो 88 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, चलिए बिल्कुल सही बात है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है।
कि आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। अब देखो दर्पण नीचे लगा यानी कि वाटर इमेज बताना है, इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये घूम जाएगा। वाटर इमेज में क्या होता है, जो बाएं है वो बाएं रहेगा, जो दाएं है वो दाएं रहेगा, बस ऊपर वाला नीचे हो जाता है, बस इतना समझिएगा। तो ऊपर वाला नीचे इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, बट यहाँ पर देखिए ये चीज़ बायां को दाया कर दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समझिएगा, बायां को दाया कैसे कर दिया सर, दर्पण प्रतिबिंब आपका नीचे दिख रहा है ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो देखिए वाटर इमेज में क्या होता है कि बायां का बायां ही रहता है, दायां का दायां ही रहता है यहाँ पर, लेकिन देखो ये इस साइड में था, यहाँ पर इस साइड में कर दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा ऑप्शन नंबर डी, तो डी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपका कैलेंडर से ही है। यदि किसी माह यानी कि फरवरी को अगर छोड़ दिया जाए, उसका अंतिम दिन 30 तारीख या 31 तारीख का दिन क्या है, बुधवार है, तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार संभव होंगे। तो 31 तारीख को लेकर के लगाइएगा। 31 तारीख को आपका क्या है, बुधवार है, वेडनेसडे है, तो 30 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको बताना है उस महीने में कुल कितने मंगलवार हो जाएंगे। बताइए सर, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो एक चीज बताइए, मैंने आपको बताया कि 30 तारीख को आपका ट्यूसडे है, यानी कि इसके पहले ट्यूसडे कब पड़ेगा, समझिएगा 7 दिन पहले पड़ जाएगा। कब पड़ जाएगा, 7 दिन पहले, यानी कि आपका 23 तारीख को पड़ जाएगा ना। 23 तारीख को आपका ट्यूसडे पड़ जाएगा। समझ में आया ना। अगर 23 को ट्यूसडे पड़ रहा है तो इसके 7 दिन पहले आपका कब पड़ जाएगा सर, 16 तारीख को। सही चल रहा है ना सर, 16 7 23 7 6 13। इसके बाद कब पड़ जाएगा, 16 के बाद 9 तारीख को पड़ जाएगा ट्यूसडे। उसके बाद आपका क्या पड़ जाएगा, 2 तारीख को ट्यूसडे पड़ जाएगा। तो भाई 1 2 3 4 5 तो मेरे सामने ऐसे ही आ गए, तो 4 कैसे होगा सर। यहाँ पर देखा जाए तो 2 को ट्यूसडे, 9 को ट्यूसडे, 16 को ट्यूसडे, 23 को ट्यूसडे और 30 को ट्यूसडे, यानी कि आपका कितने मंगलवार संभव है, आपके 5 मंगलवार संभव है। समझ लीजिएगा कि अगर आखिरी दिन अगर आपका 30 या 31 तारीख को आपका वही सेम डे पड़ रहा है, तो आपके महीने में भी उतने ही आपके सेम डे होंगे। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अभी भी नहीं क्लियर है तो बता दीजिएगा आप लोग। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया समय पाल ने श्री चोपड़ा को बताया कि मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है और अगली बस 2:20 पर जाएगी। तो समय पाल ने श्री चोपड़ा को यह सूचना लगभग किस समय दी थी। कल वाले भी प्रैक्टिस सेट में ये वाला क्वेश्चन था, परसों वाले भी प्रैक्टिस सेट में वाला क्वेश्चन था। तो अभी इसका जवाब दे सकते हैं आप सभी लोग। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिए समय पाल ने श्री चोपड़ा को बताया कि मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है, यानी कि हर 30 मिनट पे बस जा रही है। समझिएगा, पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है, 5 मिनट पहले अभी पिछली बस गई है, और अगली बस कब आएगी सर, 2:20 पे आएगी। यानी कि अगर अगली बस 2:20 पे आएगी तो इसकी पहले वाली बस कब गई होगी, खुद बताइए। 1:55 पे गई होगी। भाई बताइए, 1:55 कैसे, 50 मिनट पे गई होगी, तभी तो भाई आधे घंटे का गैप होगा, 30 मिनट का गैप तभी तो होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको कि पिछली वाली बस 1:50 पे गई होगी और ये अगली बस 2:20 जाएगी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मेरठ पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है, यानी कि 1:50 पे अगर बस गई है तो हमने कब पूछा होगा, 1:55 में पूछा होगा। तब जो समय पाल होगा वो बताएगा भैया अभी जो पिछली बस है 5 मिनट पहले गई हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1:55 हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर, बी ऑप्शन कैसे होगा। क्लियर है सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग बता दीजिए सर, सभी को क्लियर है ना। अब तो इस तरह के क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे ना। चलो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कथन दिया गया है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। निष्कर्ष दिया गया है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं और शाम की सैर हानिकारक है। बताइए यहाँ पर करेक्ट निष्कर्ष कौन सा हो जाएगा। तो देखा जाए तो सुबह की सैर अगर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो बिल्कुल सही बात है, जो सभी स्वस्थ लोग हैं सुबह के लिए सैर जाते हैं, या शाम की सैर हानिकारक है। तो दोनों निष्कर्ष में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बताइए सर। भाई अगर हम भी स्वस्थ हैं तो भाई इसका पहला भी गलत हो जाएगा। भाई कोई व्यक्ति जो है, एक समझिएगा, सभी स्वस्थ लोग सुबह के लिए सैर पे जाते हैं, नहीं भाई जरूरी नहीं है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह के लिए सैर पे जाते ही जाते हैं। कुछ लोग घर पे भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ लोग घर पे भर ऊपर ही टहल लेते हैं, जरूरी थोड़ी ना है। हम तो घर पे शाम को भी कुछ लोग कर लेते हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। और शाम की सैर हानिकारक है, नहीं भैया, शाम की सैर भी आपकी लाभदायक होती है, शाम को जा करके दे दो। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों भी आपका यहाँ पर कथन के हिसाब से निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ना तो निष्कर्ष एक, ना तो निष्कर्ष दो, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द कथन हमको आंसर देना है। समझ में आ गया ना? तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 93 कह रहा है, कथन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, समझिएगा। कथन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सब सेब लाल हैं और कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। देखिए, सब लाल, सेब लाल है और कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। यहाँ पर दो निष्कर्ष दिए गए हैं, फटाफट इसका जवाब बताइए क्या हो सकता है। तो देखा जाए भाई, अगर सेब लाल है और कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है तो भैया सेब भी सस्ता नहीं होगा। तो सभी सेब सस्ते हैं तो गलत हो गया। और लाल सेब सस्ते नहीं है, दूसरे वाले की बात करते हैं। तो भैया अगर सेब लाल है और कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है तो दूसरा निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं ना कि लाल सेब जो है आपका सस्ता नहीं है, क्योंकि लाल रंग का फल सस्ता नहीं है तो लाल सेब भी सस्ता नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये कथन और निष्कर्ष में थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द कथन और अकॉर्डिंग टू द निष्कर्ष। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया नीमो की आयु जो है 23 वर्ष 1 महीना है और श्याम की आयु 18 वर्ष 7 महीने है। बानो श्याम से उतनी ही बड़ी है जितनी नीमो से छोटी है। तो बताइए बानो की आयु कितनी हो जाएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। देखिए यहाँ पर नीमो की आयु कितनी है, 23 वर्ष 1 महीना है और श्याम की आयु कितनी है, 18 वर्ष 7 महीने है। 23 वर्ष समझिएगा, 23 वर्ष 1 महीना है, समझिएगा। और इसकी एज कितनी है, 18 वर्ष 7 महीने दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पर ये दोनों चीज क्लियर हो गया कि भैया नीमो की आयु और श्याम की, ये नीमो की आयु है, ये श्याम की आयु है, ये चीज क्लियर कर लिया ना। अब क्या कह रहा है कि बानो श्याम से उतनी ही बड़ी है जितना नीमो से छोटी, यानी कि इनके बीच में कहीं ये लोग एडजस्ट कर रहे हैं ना। यानी कि जितना इनका, पहले निकालो इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा। तो 18 में से 3 से हटाएगा 4 वर्ष 6 महीना आ गया। क्लियर है? इतने का तो डिफरेंस है इन दोनों में। अब इनके बीच में कहीं आ रहा है तो इनका बीच मतलब क्या हो जाएगा भाई, या तो देखो श्याम से इसका जस्ट आधा करो, कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। अब देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, 2 वर्ष 3 महीना आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, या तो भैया श्याम से 2 वर्ष 3 महीने बड़ी होगी या तो नीमो से 2 वर्ष 3 महीने छोटी होगी। तो कोई भी घटा दो तो भाई 2 वर्ष 18 वर्ष 7 महीने में अगर 2 वर्ष 3 महीने जोड़ देंगे तो 18 तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। और भाई अगर 7 और 3 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 10 महीना। तो 20 वर्ष 10 महीना इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है। क्लियर है? तो आपका जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब वही 23 में से अगर आप 2 घटाते तो भी 23 में वर्ष 1 महीने में से अगर आप घटाते तो भी आपका डी आंसर आता। तो बताइए सर डी वाला ऑप्शन जो है क्यों करेक्ट होगा? क्लियर हो गया सभी को? चलिए